डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सब लोगों को अपनी वीडियो क्लास में खुशामदीद कहता हूं। और आज की क्लास में हम अपने कोर्स का नया चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर का आगाज़ करते हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसा कि नाम से वाज़ेह है, ये स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम को एक्सप्लेन करेगा। यानी कि एटम क्या चीज़ है, एटम के अंदर कौन से पार्टिकल मौजूद हैं और जो पार्टिकल एटम के अंदर मौजूद हैं इन पार्टिकल की एटम के अंदर अरेंजमेंट क्या है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हम शुरू करते हैं एटम से। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इर्द गिर्द जो मटेरियल मौजूद है, जो मैटर हमारे इर्द गिर्द पड़ा हुआ है, वो सारा मैटर इंतहाई स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। कोई भी मैटर जब बनता है तो उसके बनने में एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट आपस में कंबाइन हो जाते हैं, केमिकल कम्बिनेशन हो जाती है और इसके नतीजे में हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म का मैटर हासिल हो जाता है। एक मैटर दूसरे मैटर से मुख्तलिफ होता है इसलिए क्योंकि या तो इनके एलिमेंट में फ़र्क होता है। जैसे कि आपके पास वाटर है, तो वाटर जो है वो कौन से एलिमेंट से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। अब ये वाटर जो है ये डिफरेंट है आपके साल्ट से, सोडियम क्लोराइड से। क्यों? क्योंकि वाटर और साल्ट के एलिमेंट में फ़र्क मौजूद है। वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, जबकि सोडियम क्लोराइड में हमारे पास सोडियम और क्लोरीन के एटम इन्वॉल्व होते हैं। तो ये फ़र्क जो है वो किसकी वजह से आ रहा है कि दोनों की कंपोजिशन में फ़र्क है, दोनों के बनने में जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं वो एलिमेंट आपस में डिफरेंट है। तो इसी वजह से एक मैटर जो है वो दूसरे मैटर से मुख्तलिफ होता है। अब जो भी मैटर हमारे सामने मौजूद है वो सारा का सारा एलिमेंट से मिलकर बना होता है। हम ग्लूकोज की मिसाल लेते हैं तो ग्लूकोज के अंदर भी क्या है, एलिमेंट मौजूद है। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं। इसी तरह आप किसी और कंपाउंड को लेते हैं, शुगर को लेते हैं, तो शुगर में भी क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है। सल्फ्यूरिक एसिड को ले लें तो उसमें हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन मौजूद होते हैं। तो ये एलिमेंट आपस में मिलके मैटर बनाते हैं। तो अब मैटर एक दूसरे से मुख्तलिफ इसलिए होता है क्योंकि इनके एलिमेंट आपस में मुख्तलिफ होते हैं। या कभी कभार ऐसा होता है कि किसी मैटर के एलिमेंट सेम होते हैं लेकिन एलिमेंट के दरमियान जो रेशो होती है वो आपस में क्या होती है, डिफरेंट होती है। जैसे आप देख लें कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट मौजूद हैं। यही एलिमेंट आपके पास मौजूद होते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड में भी, लेकिन वाटर और हाइड्रोजन परऑक्साइड आपस में डिफरेंट है। अगर चाहे इनके दरमियान एलिमेंट सेम है लेकिन फिर भी ये दोनों मैटर एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। क्यों मुख्तलिफ हैं? एलिमेंट तो सेम है लेकिन एलिमेंट के दरमियान जो रेशो है बाई मास, वाटर में आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में भी H2O2, दोनों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन्वॉल्व है। लेकिन यहाँ पे जो रेशो है बाई मास 2:16 से है। हाइड्रोजन के 2 एटम का मास 2 और ऑक्सीजन के 1 एटम का मास 16। इसी तरह यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम का मास 2 और ऑक्सीजन के 2 एटम है तो इसका मास 32 हो जाएगा। तो रेशो बाई मास में फर्क आ गया है। एलिमेंट तो सेम है लेकिन एलिमेंट के दरमियान जो रेशो है वो सेम नहीं आ रही है। इसी वजह से हमारे पास दोनों मैटर के प्रॉपर्टीज में क्या होता है, फर्क होता है। वाटर इज अ डिफरेंट कंपाउंड एज कंपेयर टू हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो कहने का मतलब ये था कि हमारे पास जो भी मैटर पड़ा हुआ है वो सारा का सारा किस किस से मिलकर बनता है, एलिमेंट से मिलकर बनता है। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट मौजूद हैं जिनको हमने तरतीब दिया है उनके एटॉमिक नंबर की बेस पे। हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम वगैरह, ये सारे किस चीज़ की एग्जाम्पल में आते हैं, एलिमेंट के एग्जाम्पल में। अब किसी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। एटम जो है वो किसी एलिमेंट का क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। और ये लफ्ज एटम किधर से आया है, ये ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड कौन सा, एटोमस। और एटोमस का मतलब होता है इनडिविजिबल। यानी कि वो पार्टिकल जो मजीद डिवाइड ना हो सकता हो, जो मजीद तकसीम ना हो सकता हो, ऐसे पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, एटोमस। और इस एटोमस ग्रीक वर्ड से हमारे पास एटम का लफ्ज जो है वो डिराइव हो चुका है। अब एटम है क्या चीज?
तो इसके बारे में हमारे पास जो पुराना आइडिया था 400 BC में ग्रीस फिलासफर का आइडिया ये था कि मैटर जो है वो इंतहाई स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ग्रीस फिलासफर का 400 BC तक हमारे पास ये आइडिया चल रहा था कि एटम जो है वो क्या है, इंडिविजिबल है। इंडिविजिबल मीन्स कि इसको हम फर्दर छोटे पार्टिकल में तकसीम नहीं कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये लोग फिलासफर्स हैं, ये साइंटिस्ट नहीं थे, उनका सिर्फ ये आइडिया चल रहा था, उनके पास इस बात का कोई साइंटिफिक प्रूफ मौजूद नहीं था। तो इसी वजह से आपके पास इस आइडिया को इतनी फोकियत हासिल नहीं हुई। इसके बाद जॉन डाल्टन ने अर्ली 19वीं सेंचुरी में जॉन डाल्टन ने एटॉमिक नेचर ऑफ मैटर को यूज करते हुए लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन किया। जॉन डाल्टन अर्ली 19वीं सेंचुरी में इस बात को साइंटिफिकली प्रूव करने की कोशिश की कि एटम जो है वो क्या है, इंडिविजिबल है। उसने एटॉमिक नेचर ऑफ मैटर की बेस पे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन किया। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। These are called laws of chemical combination। तो जॉन डाल्टन ने एटॉमिक नेचर ऑफ मैटर की बेस पे इन लॉज की एक्सप्लेनेशन की है। जॉन डाल्टन का ख्याल दिया था कि अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन एटम जो है ये एक हार्ड सॉलिड एंड इंडिविजिबल पार्टिकल है। जॉन डाल्टन के नजरिए के मुताबिक हमारे पास एटम एक हार्ड सॉलिड और इंडिविजिबल पार्टिकल होता है। लेकिन मॉडर्न रिसर्च के मुताबिक हमारे पास एटम जो है वो क्या हो चुका है, डिवाइजेबल हो चुका है। डाल्टन के दौर तक एटम हमारे पास इनडिवाइजेबल कंसिडर हो रहा था, लेकिन मॉडर्न रिसर्च हमें बता रही है कि एटम जो है वो मजीद इनडिविजिबल नहीं रहा है, बल्कि इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के सब एटॉमिक पार्टिकल मौजूद हैं। मॉडर्न रिसर्च के मुताबिक एटम क्या है, डिविजिबल हो चुका है और इसके अंदर एंड इट कंसिस्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल एटम के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन इनमें से जो हमारे लिए ज्यादा सिग्निफिकेंट पार्टिकल है वो 3 किस्म के पार्टिकल हैं जिनको हम कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम 3 हैं। कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो 1932 तक ये बात वाज़ेह हो चुकी थी कि हमारे पास एटम के अंदर ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल मौजूद हैं जिनको हम फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम का नाम देते हैं। और ये कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन हैं, प्रोटॉन हैं और न्यूट्रॉन हैं।
इसका मतलब यह है कि मजीद हमारे पास एटम जो है वो इनडिविजिबल नहीं रहा है, बल्कि ये मजीद छोटे छोटे पार्टिकल में स्प्लिट अप हो जाता है और इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल मौजूद हैं जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। इनमें से 3 सिग्निफिकेंट पार्टिकल जो हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की सूरत में मौजूद होते हैं। अब हमने देखना यह है कि एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर मौजूद हैं तो एटम के अंदर इनकी पोजीशन क्या है, तो मतलब इनकी अरेंजमेंट क्या होती है एटम के अंदर। तो अरेंजमेंट के लिए एटम हमारे पास एटम के 2 पार्ट्स होते हैं, एक है हमारे पास उसका सेंट्रल पार्ट और एक होता है आउटर पार्ट। सेंट्रल पार्ट है एटम का जिसको हम क्या कहते हैं, दिस सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और एटम के बाहर वाला पार्ट, आउटर पार्ट जो होता है, इसको हम कहते हैं क्या, शेल का नाम देते हैं। ये शेल भी कहलाता है, एनर्जी लेवल भी कहलाता है, और इसको हम ऑर्बिट भी कह सकते हैं। आउटर पार्ट ऑफ एटम इज नोन एज शेल और एनर्जी लेवल और ऑर्बिट। अब इस सेंट्रल पार्ट में क्या होता है हमारे पास, एक्सपेरिमेंटली ये साबित हो चुका है कि सेंट्रल पार्ट को, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये एटम के सेंट्रल पार्ट में पड़े हुए होते हैं जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास वो न्यूक्लियस से बाहर जो आउटर पार्ट है जिसको हम शेल कह रहे हैं उसके अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। जिस तरह हमारे प्लैनेट सिस्टम में हमारी जमीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है, इसी तरह हमारे पास एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो अब ये साबित हो चुका है कि एटम के अंदर क्या मौजूद है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद है। तो अब हम इनके बारे में जानेंगे थोड़ा सा कि इलेक्ट्रॉन क्या है, उसका मास क्या है, इसके ऊपर कोई चार्ज है या नहीं है, और इसके अलावा किसी एटम के अंदर इसकी तादाद कितनी होती है। तो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 3 किस्म के फंडामेंटल पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इनको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल का नाम देते हैं। दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम। फंडामेंटल क्यों कहते हैं, क्योंकि कोई भी मैटर एंड पार्टिकल के बगैर बन नहीं सकता है। जो भी हमारे पास मैटर मौजूद है वो मैटर सारा का सारा क्या होता है, एक ढेर सा होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। जैसे हमारे पास मैटर है वाटर, तो वाटर में क्या मौजूद है, पहले एटम मौजूद हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम मौजूद हैं, और वो एटम फर्दर फिर किस चीज पर मुश्तमिल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर मुश्तमिल होते हैं। तो गोया कि हमारे पास सारा का सारा मैटर जो है वो इन पार्टिकल का एक ढेर होता है, यानी कि इन पार्टिकल के बगैर हमारे पास कोई भी मैटर जो है वो वजूद में नहीं आ सकता है। तो इसी वजह से हमारे पास इन पार्टिकल को फंडामेंटल पार्टिकल का नाम दिया जाता है। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या चीज है, इसका मास कितना है, इसके ऊपर चार्ज है या नहीं है, और किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होगी जब आपका एटम जो है वो फर्दर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर मुश्तमिल है। तो सारे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद सेम तो नहीं है। किसी एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की तादाद कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। तो किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर भी हम मालूम करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनके ऊपर चार्ज क्या है, इनका मास क्या है, और इनकी नंबर के बारे में जानेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऊपर हमारे पास यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है। इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि यूनिट नेगेटिव चार्ज का -1। इसी तरह एक प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, +1 होता है। जबकि न्यूट्रॉन जो है हमारे पास, इसका चार्ज क्या होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल पार्टिकल है। नाम से पता चल रहा है न्यूट्रॉन मींस न्यूट्रल पार्टिकल है। इसका चार्ज जो होता है वो क्या होता है, 0 चार्ज होता है।
एटम के अंदर फंडामेंटल पार्टिकल हैं, उनमें से एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और तीसरा पार्टिकल न्यूट्रॉन जो है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। अब हम जानते हैं इसके मास की तरफ जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी हमारे पास क्या है, मटेरियल पार्टिकल हैं। मटेरियल पार्टिकल मींस कि इनका कोई ना कोई मास मौजूद होगा। ये इंतहाई स्मॉल पार्टिकल है, जैसा आपको पता है एटम इंतहाई स्मॉल होता है, तो एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल होंगे वो उसके मुकाबले में और भी छोटे हो जाते हैं, तो इनका मास भी इंतहाई कम मास होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन का मास है हमारे पास वो कितना है, 0.000548 AMU, 0.000548 AMU। ये एक इलेक्ट्रॉन का AMU में मास होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मास एंड AMU। इससे पहले आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा होगा किलोग्राम में या मास में, हमने ग्राम में उसकी मास को मालूम करने की कोशिश की थी कि इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो 9.11 × 10⁻³ kg होता है। kg में हमने एक्सप्रेस किया था 9.11 × 10⁻³ kg। अब हम कौन सी यूनिट में ले रहे हैं, क्योंकि ये इंतहाई स्मॉल पार्टिकल है, तो स्मॉल पार्टिकल के मास को शो करने के लिए हम स्मॉल यूनिट इस्तेमाल करते हैं, कौन सा, AMU का। और इसी तरह प्रोटॉन का जो मास होता है वो हमारे पास होता है 1.000727 AMU। दिस इज द मास ऑफ अ सिंगल प्रोटॉन। एक प्रोटॉन का मास जो होता है वो इतना होता है। और इसी तरह आपके पास जो न्यूट्रॉन है उसका मास है 1.00866 AMU। तो दिस इज द मास ऑफ अ सिंगल न्यूट्रॉन। एक प्रोटॉन का मास 1 AMU से थोड़ा सा ज्यादा है, न्यूट्रॉन का मास भी 1 AMU से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, जबकि आपके इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो 1 AMU से इंतहाई कम आ रहा है। तो एक AMU जो है उसका आपको पता है कि 1 AMU जो है वो कितने के बराबर होती है, 1 AMU is equal to 1.66 × 10⁻24 ग्राम। 1.66 × 10⁻24 gram is the mass in gram of 1 AMU। अब ये इंतहाई स्मॉल मास है, 10 के नेगेटिव पावर 24 तक गया हुआ है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना कम मास है हमारे पास। तो जनरली जब हम एटम के मास की बात करते हैं तो उसमें हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास का सम लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास चूंकि इंतहाई कम है तो यूजुअली हम एटम के एटॉमिक मास में इलेक्ट्रॉन के मास को इग्नोर करवा देते हैं, क्योंकि ये इंतहाई कम है, 1 AMU से भी काफी कम है। तो इसी वजह से अगर एटम के मास में इसका जिक्र ना किया जाए तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इंतहाई कम मास है और इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। अब किसी भी एटम के अंदर जो AMUs मौजूद हैं वो असल में क्या होते हैं, उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। जैसे आपके पास है कि सोडियम है, सोडियम का जो मास होता है हम कितना लेते हैं, 23 AMU लेते हैं। 23 AMU is the mass of 1 sodium atom। अब ये 23 AMU किधर से आ गया, ये इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का मास है। इलेक्ट्रॉन का मास जैसे मैंने बता दिया, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो अब इसका मतलब कि सोडियम के अंदर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का जो सम है वो ऑलमोस्ट कितने के बराबर आ रहा है, 23 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का जानना भी जरूरी होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम किधर से मालूम करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन मालूम करने के लिए हम पीरियोडिक टेबल में जाते हैं, और पीरियोडिक टेबल में किसी एलिमेंट की जो पोजीशन होती है, जिस पोजीशन पे आपके पास एलिमेंट मौजूद होता है वही उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पीरियोडिक टेबल में पहले नंबर पे क्या है, हाइड्रोजन है, फिर क्या होता है हमारे पास यहाँ पे हेलियम मौजूद होता है। ये फर्स्ट ए है, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, अप टू 8 ए। तो फर्स्ट ए में हमारे पास यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, और इस
इसके बाद 8A में हमारे पास क्या मौजूद होता है, दूसरे नंबर पे हेलियम मौजूद होता है। फिर हमारे पास लिथियम आता है, बेरिलियम आता है, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। इसके बाद फिर हमारे पास सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। तो ये चंद एलिमेंट्स मैंने ले लिए, उनको हमने पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, कि एक एलिमेंट से हम दूसरे एलिमेंट की तरफ जाते हैं तो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। फर्स्ट नंबर पे क्या मौजूद है, हाइड्रोजन है। दूसरे नंबर पे क्या होता है, हेलियम होता है। तीसरे नंबर पे लिथियम, बेरिलियम, इसी तरह आपके पास यहां तक पहुंच के हमारे पास 10वें नंबर पे क्या आ जाता है, नियॉन आ जाता है। तो अब आप पीरियोडिक टेबल में किसी एलिमेंट की पोजीशन ले, फॉर एग्जांपल मैं बोरान की बात करता हूं कि बोरान के एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे या कितने प्रोटॉन होंगे। तो बोरान हमारे पास पीरियोडिक टेबल में कौन सी पोजीशन पे आता है, फर्स्ट पे हाइड्रोजन, सेकंड पे हेलियम, थर्ड पे लिथियम है, फोर्थ पे बेरिलियम है और फिफ्थ पोजीशन पे हमारे पास क्या आ रहा है, बोरान आ रहा है। तो पीरियोडिक टेबल में बोरान की पोजीशन क्या है, फिफ्थ पोजीशन पे। इसका मतलब ये है कि जिस पोजीशन पे कोई एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में मौजूद है उतने ही इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मौजूद होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोरान कितने हो जाएंगे, बोरान में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होगी, कौन सी पोजीशन पे है, फिफ्थ पोजीशन। और इसी तरह आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन का पता भी हम किसी एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल के अंदर पोजीशन से लगाएंगे। तो जो पोजीशन आपके पास पीरियोडिक टेबल में किसी एलिमेंट की होती है उतनी ही उसमें प्रोटॉन भी होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हो गए, 5, प्रोटॉन भी कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन, उसका पता भी हम एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन से लगाएंगे। ये भी कितने हैं, फिफ्थ पोजीशन पे है, तो इसका मतलब है इसमें कितने प्रोटॉन होंगे, हमारे पास 5 प्रोटॉन। तो इस तरीके से आपको सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का पता चल जाता है। इसी तरह अगर मैं सोडियम को ले लूं कि सोडियम के एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने प्रोटॉन होंगे, पोजीशन से सिर्फ मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का बता सकता हूं। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट की पोजीशन हमें सिर्फ उस एलिमेंट के एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के बारे में बताती है। तो सोडियम हमारे पास कौन सी पोजीशन पे है, यहां तक नियॉन जो है वो 10th नंबर पे आ गया, और ये सोडियम जो है हमारे पास कौन से नंबर पे आ रहा है, इसकी पोजीशन क्या है, 11th पोजीशन है। तो सोडियम के एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सोडियम कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, 11th पोजीशन पे है। तो इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह नंबर ऑफ प्रोटॉन का भी हम कहां से पता लगाएंगे, उसकी पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल से। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे, 11। तो सोडियम के एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11, और इसी तरह उसमें प्रोटॉन कितने होते हैं, 11 होते हैं। इस नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम नाम देते हैं किस चीज का, नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन कहां पे मौजूद होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था कि प्रोटॉनों की एटम के अंदर पोजीशन क्या होती है, ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम is called atomic number। किसी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन मौजूद होते हैं, इन प्रोटॉनों की तादाद को क्या कहा जाता है, एटॉमिक नंबर कहा जाता है। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन है तो इसका एटॉमिक नंबर 1। हेलियम के न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 2। लिथियम में कितने होंगे, 3, तीसरी पोजीशन पे आ रहा है तो इसमें प्रोटॉनों की तादाद 3 होगी, तो इसका एटॉमिक नंबर भी क्या हो जाएगा, 3। इसी तरह बेरिलियम 4th पोजीशन पे आ रहा है तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, 4, और इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 4 होगा। तो ये तो हो गए आपके पास एटॉमिक नंबर, आपको किस चीज के बारे में बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बारे में बताता है। अब सोडियम के एक एटम में इलेक्ट्रॉन भी 11 हैं और प्रोटॉन भी 11 हैं, तो प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो हम कहेंगे कि सोडियम का ये जो न्यूक्लियस है
ये सोडियम एटम, इसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे? 11 प्रोटॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। बाहर शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होगी? 11 इलेक्ट्रॉन, जो मुख्तलिफ शेल के अंदर न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। अब प्रोटॉनों के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। यानी कि हमारे पास कितना पॉजिटिव चार्ज? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है एक प्रोटॉन के ऊपर। तो 11 प्रोटॉन है, कितना चार्ज हो जाएगा हमारे पास? टोटल चार्ज +11, और इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो -1 चार्ज है, तो टोटल कितना हो जाएगा? -11। तो +11 और -11 एक दूसरे को कैंसिल करवा के ओवरऑल हमारे एटम को क्या बना देते हैं? न्यूट्रल बना देते हैं। यानी कि सोडियम एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। अब बात रहती है किस चीज की? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन की तादाद को हम पोजीशन से मालूम नहीं कर सकते हैं। न्यूट्रॉन की तादाद मालूम करने के लिए हम जाएंगे किसकी तरफ? किसी एटम के मास नंबर की तरफ जाएंगे। किसकी तरफ? जिस तरह एटम का एटॉमिक नंबर होता है जो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह एक और नंबर है जिसको हम कहते हैं मास नंबर ऑफ एन एटम। और मास नंबर ऑफ एन एटम जो होता है ये क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स present in the nucleus of an atom. किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन मौजूद नहीं होते हैं। पहले मैंने बताया कि प्रोटॉन के साथ साथ न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। तो किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहा जाता है? उस एटम का मास नंबर कहा जाता है। तो जब हमें किसी एलिमेंट का मास नंबर मालूम हो तब हम क्या कर सकते हैं? उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को मालूम कर सकते हैं। तो जैसे हम सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम जो है उसका जो मास नंबर है, मास नंबर ऑफ सोडियम वो कितना है? 23 AMU। 23 है। सोडियम का मास नंबर कितना होता है? 23 है। अब उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को मालूम करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है कि आपको किसी एलिमेंट के मास नंबर का पता हो और साथ साथ एटॉमिक नंबर का पता हो। एटॉमिक नंबर तो आप इजीली मालूम कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल में उसकी पोजीशन से। जैसे हमारे पास सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 11 होगा, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल में कौन सी पोजीशन पे है? 11 पोजीशन पे है। एटॉमिक नंबर जो है वो सोडियम का कितना है हमारे पास? 11 होता है, क्योंकि सोडियम हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 11 पोजीशन पे है। तो एटॉमिक नंबर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब है कि सोडियम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं? 11 है। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कितना आ रहा है? मास नंबर से पता चल रहा है कि 23 है। तो टोटल आपके पास न्यूक्लियस के अंदर 23 पार्टिकल मौजूद है। उसमें से 11 पार्टिकल जो है वो प्रोटॉन की सूरत में है, बाकी जो बच जाते हैं वो हमारे पास क्या होंगे? डेफिनेटली न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉनों के अलावा दूसरा पार्टिकल क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो किस चीज के बराबर है? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? उस एलिमेंट के मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करवाते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हासिल हो जाएंगे। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फॉर सोडियम एटम विल बी इक्वल टू मास नंबर सोडियम का क्या है? 23 माइनस एटॉमिक नंबर क्या है? 11। तो इसका रिजल्ट होगा 12। इसका मतलब है सोडियम के न्यूक्लियस में अब न्यूट्रॉन कितने हो गए? 12 न्यूट्रॉन। एक प्रोटॉन का मास जो होता है वो हम ले सकते हैं कितना? तकरीबन 1 AMU। ये 0.000727 AMU को अगर हम नेग्लेक्ट करवा दें तो हमारे पास एज अ होल इसका मास कितना है? 1 AMU। इसी तरह प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास भी हम ओवरऑल 1 AMU लिख सकते हैं। 0.00866 AMU को हम इग्नोर कर सकते हैं।
तो एक प्रोटॉन का मास भी 1 AMU, एक न्यूट्रॉन का मास भी 1 AMU। तो इसी तरह यहाँ पे 11 प्रोटॉन है, तो 11 प्रोटॉनों का मास कितना हो जाएगा 11 AMU। और न्यूट्रॉन का मास कितना हो जाएगा, एक न्यूट्रॉन का 1 AMU, तो 12 न्यूट्रॉन का 12 AMU। तो 11 AMU प्लस 12 AMU और हमारे पास टोटल मास उसका कितना बन जाता है 23 AMU बन जाता है। तो असल यही चीज है कि हमारे पास एटम के मास में मेनली जो मास इन्वॉल्व होता है, जो किसका होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास होता है। इलेक्ट्रॉन का मास चूंकि इंतहाई स्मॉल है, तो इसको हम क्या करवा देते हैं, इग्नोर करवा देते हैं। तो आज की क्लास में हमने एटम और एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा। अब अगली क्लास में हम बात करेंगे कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, प्रोटॉन मौजूद है और न्यूट्रॉन मौजूद है, तो इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, कैसे लोगों को पता चला कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद है। इसका जिक्र हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।